भारत का दक्षिणपंथी धड़ा इजराइल के पक्ष में क्यों दिखता है? क्या केवल इसलिए क्योंकि इजराइल मुसलमानों के खिलाफ है? बीजेपी के पूरे इकोसिस्टम का आकर्षण इजराइल की तरफ क्यों दिखता है? क्या इसलिए क्योंकि वहां से उन्हें पेगासस जैसा सर्विलांस सिस्टम मिल सकता है? विदेश नीति कभी फोटोज से नहीं बनती। विदेश नीति बनती है कूटनीतिक समझ से, संतुलन से और पारदर्शिता से। लेकिन आजकल विदेश नीति एक इवेंट और आईटी सेल का कैंपेन बनकर रह गई है। इजराइल के साथ रिश्ते अच्छे होने चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब आप जरूरत से ज्यादा गलबहियां करते हैं तो बाकी दोस्त दूर हो जाते हैं। भारत ने यही किया। हमने इतनी बार इजरायली डिफेंस डील्स को राष्ट्रवाद का तमगा पहना दिया, इतनी बार यूएन में फिलिस्तीन के खिलाफ वोटिंग में चुप्पी साध ली कि हमारी नॉन अलाइंड और बैलेंस्ड विदेश नीति की पूरी लंका लग गई। भारत की विदेश नीति हमेशा से नैतिकता की तराजू लिए मानवाधिकार के हक में बोलने वाली रही। ये नीति उस सोच पर टिकी थी कि हम मजलूमों के साथ खड़े होंगे, लेकिन अब शायद तस्वीर बदल चुकी है। एक तरफ है ईरान, जो इतिहास, संस्कृति और भूगोल तीनों स्तर पर भारत का पुराना और गहरा साथी रहा। तेल से लेकर चाबहार तक भारत की आधी रणनीति इसी रिश्ते पर टिकी रही। दूसरी तरफ है इजराइल, तकनीक, हथियार और खुफिया तंत्र का उभरता किंग, जो आजकल हमारी पहली पसंद दिखता है। लेकिन दिक्कत यह है कि इजराइल के साथ खड़े होने की बेचैनी में भारत धीरे धीरे वो सब खो रहा है जो एक दौर में उसकी विदेश नीति की पहचान हुआ करती थी। मानवाधिकार के हक में बात करने वाली एक स्वतंत्र वैश्विक सोच। सवाल ये नहीं कि भारत को इजराइल से दोस्ती करनी चाहिए या नहीं, सवाल यह है कि इतनी महंगी दोस्ती क्यों, जिसके बदले हमारी रीढ़ झुक जाए। क्या चाबहार जैसे प्रोजेक्ट इसके आगे कुर्बान हो जाएंगे? क्या मोदी की विदेश नीति हिंदू राष्ट्रवाद के चश्मे से इजराइल को देख रही है? न्यूज दैट मैटर्स के इस एपिसोड में बात इजराइल और ईरान के साथ भारत के रिश्ते पर। गांधी नेहरू के दौर में शुरू हुए ये रिश्ते अब कहां जा पहुंचे? नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। साल 1897 ऑस्ट्रिया के एक यहूदी नेता थियोडोर हर्जल ने जियोनिज्म नाम की एक राजनीतिक मुहिम शुरू की। जियोनिज्म यानी यहूदियों को एक अलग देश दिलाने की मुहिम। इस मांग के पीछे कारण था यूरोप में यहूदियों के साथ सदियों से होता भेदभाव और हिंसा। थियोडोर हर्जल का कहना था कि यहूदी तब तक सुरक्षित नहीं रहेंगे जब तक उनके पास अपनी जमीन, अपनी हुकूमत और अपनी फौज नहीं होगी। इसलिए यहूदियों को अपना देश बनाना ही होगा। और देश कहां बनेगा, इसके लिए उन्होंने जो जगह चुनी वो थी फिलिस्तीन। अब फिलिस्तीन उस वक्त अरब बहुल इलाका था और तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य के कब्जे में था। ऑटोमन साम्राज्य एक इस्लामी ताकत थी जिसकी हुकूमत अरब जगत से लेकर उत्तरी अफ्रीका और दक्षिण पूर्वी यूरोप तक फैली हुई थी। इसी वजह से जियोनिज्म विचारधारा जो यूरोप के यहूदियों में फैल रही थी, वो अभी फिलिस्तीन से तो दूर थी, लेकिन जल्दी ही इसकी एंट्री फिलिस्तीन में भी होने वाली थी। 20वीं सदी की शुरुआत होती है और एक दशक बाद पहला विश्व युद्ध छिड़ जाता है। इस युद्ध में दो बड़े गुट आमने सामने थे। एक और थे ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, दूसरी तरफ थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन साम्राज्य। ऑटोमन साम्राज्य ने जर्मनी का साथ दिया और इस फैसले की उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। ब्रिटेन ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने अरबों को उकसाया कि अगर वे ऑटोमन के खिलाफ बगावत करेंगे तो बदले में उन्हें आजादी और अपना राष्ट्र मिलेगा। मक्का के गवर्नर शरीफ हुसैन और ब्रिटिश अफसर मैकमोहन के बीच 1915-16 में एक गुप्त समझौता हुआ, जिसे हुसैन मैकमोहन पत्राचार कहा गया। अरबों ने भरोसा किया और ऑटोमन के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया। ब्रिटेन सिर्फ अरबों से नहीं बल्कि यहूदियों से भी चालें चल रहा था। 1917 में ब्रिटेन ने बेलफोर डिक्लेरेशन नाम की एक चिट्ठी जारी की। इसमें कहा गया कि ब्रिटिश सरकार फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक राष्ट्र की स्थापना का समर्थन करती है। मतलब एक ही जमीन फिलिस्तीन के लिए दो अलग अलग वादे, अरबों से आजाद मुल्क का और यहूदियों से एक नए यहूदी राष्ट्र बनाने का। 1918 में जब युद्ध खत्म हुआ तो ऑटोमन साम्राज्य बिखर गया और 1922 तक आते आते अलग अलग देशों में टूट गया। ब्रिटेन ने फिलिस्तीन, जॉर्डन और इराक पर कब्जा कर लिया, जबकि फ्रांस ने सीरिया और लेबनान को अपने कंट्रोल में ले लिया। इन कब्जों को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता देने के लिए लीग ऑफ नेशंस, जो आगे चलकर संयुक्त राष्ट्र बना, ने इन्हें मैंडेट के तहत ब्रिटिश फ्रांसीसी नियंत्रण को सौंपा। अब फिलिस्तीन पर ब्रिटेन का सीधा शासन शुरू हुआ, जिसे कहा गया ब्रिटिश मैंडेट फॉर पैलेस्टीन। ब्रिटिश शासन के दौरान बड़ी संख्या में यहूदी यूरोप से पलायन कर फिलिस्तीन आने लगे। यहूदियों की बढ़ती तादाद और जमीन खरीदने की प्रक्रिया ने स्थानीय फिलिस्तीनियों के बीच नाराजगी और असुरक्षा पैदा की। इसी दौर में यहूदियों और अरबों के बीच टकराव की नींव पड़ गई। टकराव इतना हुआ कि दुनिया भर से इस पर प्रतिक्रियाएं आई। भारत,
जो खुद ब्रिटिश गुलामी से लड़ रहा था, यहूदियों के फिलिस्तीन में बसने के खिलाफ था। महात्मा गांधी ने 1938 में अपने अखबार हरिजन में लिखा, फिलिस्तीन फिलिस्तीनियों का है जैसे हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का। वो ये भी कहते थे कि यहूदियों का दुख समझ में आता है, लेकिन इसका हल किसी और के हक पर कब्जा करके नहीं निकलना चाहिए। गांधी जी की सोच थी कि धर्म के आधार पर देश बनाना खतरनाक है, क्योंकि यह बंटवारे और नफरत को बढ़ावा देता है। यहीं से फिलिस्तीन और भारत के संबंधों की शुरुआत हुई। इसके एक साल बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। इस दौरान यहूदियों का सबसे बड़ा नरसंहार होलोकॉस्ट हुआ, जिसमें हिटलर की नाजी सेना ने 60 लाख से ज्यादा यहूदियों को मार डाला, जिसके चलते दुनिया भर में यहूदियों के लिए सहानुभूति जागी और यहूदी भी अलग देश की मांग के साथ मजबूती से खड़े रहे। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ और उसके 2 सालों बाद 1947 में संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन ने एक प्रस्ताव पास किया। प्रस्ताव फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांटने का। एक हिस्सा यहूदियों का देश बने, दूसरा अरबों का। भारत ने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया। इस वक्त भारत आजाद हो चुका था। पंडित नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। भारत उन 13 देशों में शामिल था जिन्होंने इस बंटवारे को नकारा। इस बंटवारे को नकारने के पीछे कारण था गांधी जी की सोच। यहूदियों के साथ जो हुआ वो गलत था, लेकिन उसकी सजा फिलिस्तीनियों को नहीं मिलनी चाहिए। पंडित नेहरू ने भी यही लाइन पकड़ी। नेहरू का मानना था कि भारत को उन देशों का साथ देना चाहिए जो औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसके बाद 1949 में जब इजराइल को यूएन मेंबरशिप देने का सवाल उठा, तब भी भारत ने विरोध में वोट किया। हालांकि 1950 में भारत ने इजराइल को एक देश के तौर पर मान्यता दे दी, लेकिन पूर्ण राजनयिक रिश्ते बनाने से बचता रहा। वहीं ईरान के साथ भारत के रिश्ते शुरू से ही गर्मजोशी से भरे थे। साल 1950 में भारत और ईरान ने आपस में ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन की। इस समझौते का मतलब था कि दोनों देश एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे, चाहे वो व्यापार हो, संस्कृति हो या फिर आपसी सहयोग। ईरान ने भारत का साथ दिया और भारत ने भी ईरान को एक करीबी और भरोसेमंद देश माना। इस समझौते ने दोनों देशों के बीच रिश्तों की एक मजबूत नींव रखी, जो आगे चलकर तेल, शिक्षा, भाषा और सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसे कई क्षेत्रों में नजर आए। इस दौर में भारत की नीति बिल्कुल साफ थी। फिलिस्तीन का साथ, इजराइल से दूरी और ईरान के साथ दोस्ती। ये सोच गांधी और नेहरू के उसूलों से निकली थी, जिसमें इंसाफ, आजादी और औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ लड़ाई शामिल थी। नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने भी अपने छोटे से कार्यकाल में इस नीति को बनाए रखा और इंदिरा गांधी तो इसे एक कदम और आगे ले गई। लेकिन इंदिरा गांधी ने खुद को सिर्फ फिलिस्तीन तक समेट कर नहीं रखा। उन्होंने जरूरत पड़ने पर इजराइल से भी बात की। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत ने इजराइल से सैन्य मदद ली थी, जैसे मोर्टार और गोला बारूद, क्योंकि पाकिस्तान इजराइल के लिए भी एक दुश्मन देश था। हालांकि ये सब एक पर्दे के पीछे हुआ और इसे कूटनीति का हिस्सा नहीं बनाया गया। अब तक सिर्फ कांग्रेस की सरकार थी। तो ये आपके मन में भी सवाल आ सकता है कि ये तो कांग्रेस पार्टी का रुख था। ऐसा नहीं है। जब इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी के हाथ से सत्ता चली गई और जनता पार्टी की सरकार आई, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री थे, चुनाव जीतने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने 24 मार्च 1977 को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक रैली को संबोधित करते हुए मशहूर बयान दिया, अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो उसे खाली करनी होगी। अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। यह बयान उस समय भारत की फिलिस्तीन समर्थक नीति को दर्शाता है। इसी सरकार ने ईरान से भी रिश्ते गहरे किए। 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद जब पश्चिमी देशों ने ईरान से दूरी बनाई, तो भारत ने उसका साथ दिया। भारत ईरान का बड़ा तेल आयातक बना और दोनों देशों ने व्यापार बढ़ाने के लिए कई समझौते किए। 1980 में जब इंदिरा गांधी दोबारा सत्ता में आई, तो उन्होंने भारत में फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस खोलने की इजाजत दी। यह उस वक्त एक बड़ा कदम था। 1981 में इंदिरा गांधी ने फिलिस्तीन का दौरा भी किया, जहां उन्होंने पीएलओ लीडर यासिर अराफात से मुलाकात की और फिलिस्तीन के हक की बात को मजबूती से उठाया। यूएन में भी भारत का रुख यही रहा। इंदिरा के दौर में भारत ने इजराइल की सैन्य कार्रवाइयों और कब्जे के खिलाफ कई प्रस्तावों के पक्ष में वोट किया, जैसे 1982 में लेबनान में इजराइल की हरकतों की निंदा वाला प्रस्ताव। इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी के दौर में भी ये रिश्ते जस के तस रहे, लेकिन 1990 के दशक के शुरू में एक बड़ी घटना हुई। साल 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया। अब 2 ध्रुवीय दुनिया एक ध्रुवीय हो चुकी थी। अमेरिका अकेला सुपर पावर बन गया, इजराइल उसका करीबी पार्टनर था। तो भारत ने आखिरकार साल 1992 में इजराइल से आधिकारिक तौर पर डिप्लोमेटिक रिलेशन बना लिए। हालांकि डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने के बाद भी आधे दशक तक इजराइल और भारत में कुछ खास नजदीकियां बढ़ी नहीं। साल 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बने, तो देश की विदेश नीति में एक नया मोड़ आया।
इजराइल जो उस वक्त तक भारत का खुला दोस्त नहीं था, धीरे धीरे करीब आने लगा। वाजपेयी ने डी हाइफनेशन नीति की शुरुआत की थी, यानी इजराइल और फिलिस्तीन को अलग अलग देखना, न कि एक दूसरे के विरोध में। यूएन में भारत का रुख भी बदलने लगा। वाजपेयी के दौर में भारत ने कुछ इजराइल विरोधी प्रस्तावों पर वोटिंग से खुद को अलग करना शुरू किया। मिसाल के तौर पर 2000 में यूएन में इजराइल की सैन्य कार्रवाइयों की निंदा वाले कुछ प्रस्तावों पर भारत ने वोट ही नहीं किया, जो पहले के दशकों में हमेशा इजराइल के खिलाफ होता था। हालांकि इस दौरान एक बात यह भी रही कि भारत ने ईरान के साथ रिश्तों को मजबूत रखा। 2001 में वाजपेयी ने ईरान का दौरा किया, जहां उन्होंने ईरानी राष्ट्रपति मोहम्मद खातमी के साथ तेहरान डिक्लेरेशन पर दस्तखत किए। इस समझौते में दोनों देशों ने ऊर्जा, व्यापार और क्षेत्रीय सुरक्षा पर सहयोग बढ़ाने की बात की। भारत के लिए ईरान का तेल और गैस बहुत अहम था, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही थी। साथ ही ईरान भारत के लिए मध्य एशिया तक पहुंच का रास्ता था, क्योंकि पाकिस्तान रास्ता देने के लिए तैयार नहीं था। इसके बाद 2003 में एक ऐतिहासिक घटना हुई। इस बार इजराइल के प्रधानमंत्री एरियल शेरोन भारत दौरे पर आए। यह किसी इजरायली पीएम का पहला भारत दौरा था। इस दौरे में दोनों देशों ने रक्षा, तकनीक और खुफिया जानकारी साझा करने पर बात की। वाजपेयी ने यह सुनिश्चित किया कि इजराइल के साथ साथ ईरान से भी दोस्ती बनी रहे। उसी साल अटल बिहारी वाजपेयी ने ईरान से छाभार पोर्ट को डेवलप करने के लिए भी बात शुरू की। भारत इस वक्त दोनों देशों के करीब आ चुका था। दोनों देशों के साथ भारत की नजदीकी ने भविष्य के लिए सवाल खड़ा कर दिया कि भारत इन रिश्तों को संभालेगा कैसे। 2004 में जब मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने, तो इजराइल से भारत का कारोबार और बढ़ा। करीब 10 अरब डॉलर के हथियार खरीदे गए, बैरक 8 मिसाइल डिफेंस, फाल्कन, AWACS और ड्रोन। लेकिन इजराइल से दोस्ती का ढिंढोरा नहीं पीटा गया। यूएन में भी भारत का रुख फिलिस्तीन के साथ मजबूती से खड़ा रहा। 2006 में जब इजराइल ने लेबनान पर हमला किया, तो भारत ने यूएन में उसकी निंदा की। 2008-9 में गाजा में इजराइल की सैन्य कार्रवाइयों की जांच के लिए गोल्डस्टोन रिपोर्ट आई, तो भारत ने उसका साथ दिया। 2010 में जब इजराइल ने गाजा जा रहे राहत जहाज पर हमला किया, भारत ने यूएन में फिर से इजराइल को गलत ठहराया। मनमोहन सिंह ने 2008 और 11 में फिलिस्तीनी नेता महमूद अब्बास से मुलाकात की, स्कूल हॉस्पिटल के लिए फंड दिए। 2012 में जब यूएन में फिलिस्तीन को गैर सदस्य पर्यवेक्षक का दर्जा देने की बात आई, तो भारत ने तुरंत हामी भर दी। इजराइल से हथियार और तकनीक लेते रहे, लेकिन अरब देशों और ईरान को नाराज करने से भी बचते रहे। ईरान से तेल आता रहा, चाबहार पोर्ट की बात चलती रही। उसके बाद साल 2014 में नरेंद्र मोदी ने भारत की सत्ता संभाली, तो उन्होंने विदेश नीति को एक नया रंग दे दिया। साल 2016 में नरेंद्र मोदी ने ईरान जाकर चाबहार पोर्ट समझौते को पक्का किया, लेकिन इसके अगले ही साल कहानी पूरी तरह बदल गई। मोदी ने 2017 में इजराइल का दौरा किया। वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इजराइल की जमीन पर कदम रखा। वहां बेंजामिन नेतन्याहू ने उनका जबरदस्त स्वागत किया। इस समय बीजेपी समर्थित सोशल मीडिया पोस्ट से ऐसा लग रहा था कि मोदी की बीजेपी और इजराइल की सरकार के बीच एक वैचारिक समानता है। इजराइल, जो पहले भारत का सिर्फ एक छुपा छुपा साझेदार था, अब खुलकर भारत का दोस्त बन गया। दोनों देशों के बीच ऐसी नजदीकी बढ़ी जो पहले कभी थी ही नहीं। हालांकि मोदी 2018 में फिलिस्तीन भी गए, जहां उन्होंने महमूद अब्बास से मुलाकात की और $50 मिलियन की मदद की। लेकिन सच्चाई यह थी कि इजराइल अब भारत की प्राथमिकता था, जो यूएन में भारत के रवैये से साफ साफ नजर आया। पहले भारत इजराइल की आलोचना वाले लगभग हर प्रस्ताव का समर्थन करता था, लेकिन मोदी के समय भारत ने कई बार तटस्थ रहना चुना। 2023 में जब गाजा में इजराइल और हमास के बीच जंग छिड़ी, तो यूएन में युद्ध विराम का प्रस्ताव आया। भारत ने न वोट दिया, न विरोध किया, बस चुप रहा। 2024 में भी जब इजराइल की गाजा में सैन्य कार्रवाइयों की निंदा का प्रस्ताव आया, भारत ने फिर से वोटिंग से दूरी बनाई। जब नरेंद्र मोदी ने इजराइल के साथ गलबहियां की, तो इसे भारत की विदेश नीति में एक चमक की तरह बताया गया। लेकिन यह चमक कुछ पुराने दोस्तों को खटकने लगी, खासकर ईरान, जो भारत का सालों पुराना साथी था, भरोसा खोने लगा। और इसी वजह से चाबहार पोर्ट, जो भारत के लिए एक रणनीतिक खजाना है, अब उसका भविष्य अधर में लटकता है। चाबहार पोर्ट, जो भारत को मध्य एशिया से जोड़ सकता था, इजराइल के प्रति खुली मोहब्बत ने इस सपने को धुंधला कर दिया है। सरकार की नीतियों ने भारत को इजराइल का तो दोस्त बना दिया, लेकिन दुनिया के कई हिस्सों में भारत अकेला पड़ने लगा। अरब देश, जो भारत के लिए तेल और व्यापार के लिहाज से अहम थे, अब भारत की तटस्थता को शक की नजर से देखने लगे। खाड़ी देशों में 90 लाख भारतीय काम करते हैं, जिनकी रेमिटेंस भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। लेकिन इजराइल के प्रति झुकाव ने इन देशों में भारत के साख को चोट पहुंचाई। ईरान, जो पहले भारत का तेल और गैस का बड़ा स्रोत था, अब धीरे धीरे चीन की तरफ बढ़ने लगा।
2021 में ईरान और चीन ने 25 साल का $400 बिलियन का समझौता किया, जिसमें चीन ने ईरान के तेल और इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश का वादा किया। भारत, जो चाबहार पोर्ट के जरिए चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को टक्कर देना चाहता था, अब खुद को पीछे पाता है। ईरान जैसे देशों की भारत से दूरी बढ़ने के पीछे एक कारण भारत में फैला इस्लामोफोबिया भी है। उदाहरण से समझिए, 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के दौरान रिटायर्ड मेजर गौरव आर्या ने अपने YouTube चैनल चाणक्य डायलॉग्स पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। गौरव आर्या ने अगारची को सन ऑफ अ पिग कहा। अभी आ गया भारत। इस आदमी को, इस सुअर की औलाद को, एक मिनट, इस पिग को भारत तब आना था जब पहलगाम हुआ। यह टिप्पणी उन्होंने इसलिए की क्योंकि अरागची ने पहलगाम हमले के बाद 5 मई 2025 को पाकिस्तान का दौरा किया था। बाद में 8 मई को भारत भी आए। आर्या ने इसे भारत पाक तनाव में ईरान की दखल अंदाजी माना। उन्होंने अपने वीडियो में अरागची की तस्वीर के साथ पिग शब्द दिखाया और यह भी कहा कि जब यहूदी और अमेरिकी तुम पर हमला करेंगे तो मत गिड़गिड़ाना। इस बयान ने ईरान को बहुत नाराज किया। ईरान के नई दिल्ली में दूतावास ने इस वीडियो को एक्स पर शेयर करते हुए जवाब दिया, ईरानी संस्कृति में मेहमानों का सम्मान पुरानी परंपरा है। हम अपने मेहमानों को खुदा का प्यारा मानते हैं। आप क्या करते हैं? इसके बाद भारत के तेहरान में दूतावास को सफाई देनी पड़ी कि गौरव आर्या एक निजी व्यक्ति हैं और उनके बयान भारत सरकार की आधिकारिक नीति को नहीं दर्शाते। जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि विदेश नीति कूटनीतिक समझ, संतुलन और वैचारिक पारदर्शिता से चलती है। भारत में इजराइल का दूतावास खोला जाना एक कूटनीतिक समझ का मामला था। व्यापार में इजराइल और ईरान दोनों के साथ व्यापारिक रिश्ते बनाना और बढ़ाना संतुलन का मामला था और मानवाधिकार के सिद्धांत पर कई मौकों पर इजराइल के खिलाफ खड़े होना वैचारिक पारदर्शिता थी। लेकिन अब इन तीनों फ्रंट पर हम कमजोर दिखते हैं। इसका एक बड़ा कारण वैचारिक पारदर्शिता का ना होना और सैद्धांतिक विचलन है। क्या भारत के दक्षिणपंथी समूहों के द्वारा इजराइल का समर्थन इसलिए किया जाता है क्योंकि इजराइल मुसलमानों के खिलाफ है? सांप्रदायिकता की जो आग हमारे देश में लगी है, क्या अब उस कारण हमारे रिश्ते विदेशों के साथ बिगड़ रहे हैं? निशिकांत दुबे जैसे मंत्री भारत में इजराइल का महिमा मंडन करते नहीं थकते हैं, लेकिन विदेश जाते हैं तो फिलिस्तीन के पक्ष में बोलते हैं। क्या यह हमारी वैचारिक स्थिति को नहीं दिखाता? और क्या इन सब कारणों से हमारा रसूख कम नहीं होगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबा दें ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। शुक्रिया।